हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 1 के एंड एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट है, मेक ए कंपैरिजन एंड राइट डाउन ways in which plant cells are different from animal cells। हमें कंपैरिजन बनाना है और हमें बताना है कि प्लांट सेल जो होता है वो डिफरेंट कैसे होता है एनिमल सेल से। तो देखते हैं फिर इसका आंसर। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल मतलब एनिमल के अंदर जो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे पूरा एनिमल बनता है, उसे वो होती है एनिमल की सेल। और जिस जिस एक यूनिट से, स्मॉलेस्ट यूनिट से पूरा प्लांट फॉर्म होता है उसे बोलते हैं प्लांट सेल। ठीक है। अब एनिमल सेल की बात करूं अगर, तो एनिमल सेल आर जनरल, तो एनिमल सेल जो होता है वो जनरली स्मॉल इन साइज, उसका साइज जो होता है वो छोटा होता है जो एनिमल सेल होता है। जबकि प्लांट सेल जो होता है उसका जो साइज होता है एनिमल सेल के कंपैरिजन में बड़ा होता है। इसके पीछे एक रीजन भी है कि प्लांट के अंदर एक वैक्यूल पाया जाता है जो ऑलमोस्ट 70 से 80% जगह घेरता है। इस वजह से प्लांट सेल लार्ज होता है बेसिकली, और एनिमल सेल में वो नहीं होता, होता है तो बहुत स्मॉल होता है। इस वजह से एनिमल सेल छोटा होता है कंपैरिजन टू प्लांट सेल। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस। नेक्स्ट है, एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है? अगर ये सेल है उसके ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन जो उसको कवर कर रही है वो वाली होती है मेम्ब्रेन, उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन आती है जो कि होती है सेल वॉल। सेल वॉल बेसिकली सेल को शेप देती है प्रॉपरली और उसको प्रोटेक्ट करती है, स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है, स्ट्रांगनेस देती है, टफनेस देती है सेल वॉल, और जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल सेल का, एक्सेप्ट द प्रोटोजोन यूजुला नो एनिमल सेल possesses plastids। इसका मतलब है कि, इसका मतलब ये है कि एक्सेप्ट करके इस वाली चीज को, प्रोटोजोन यूजुला को, एनिमल सेल के पास में क्रोटो क्लोरोप्लास्ट जो कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं वो किसी में भी नहीं होते। एनिमल्स के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होता जो उसे कलर दे। अब जैसे कि प्लांट सेल होते हैं उसमें प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जो कलर देते हैं। जैसे लीफ है उसका कलर ग्रीन होगा तो प्लास्टिड्स देखते हैं, फ्लावर्स का कलर पिंक होगा, वाइट होगा, कैसा होगा वो देखते हैं प्लास्टिड्स। तो इसमें ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल सेल में एक्सेप्ट करके प्रोटोजोन यूजुला को किसी भी एनिमल सेल में प्लास्टिड्स पाए नहीं जाते हैं क्योंकि इनको कोई भी कलरिंग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अगर एनिमल सेल का, तो वो है वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज। बहुत ही छोटे होते हैं साइज में वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स वो होते हैं जो स्टोर करते हैं वाटर को, फूड को, वेस्ट मटेरियल को। तो एनिमल सेल में ये स्मॉल होते हैं साइज के अंदर, और जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं साइज में। ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े क्यों होते हैं कंपेयर टू एनिमल सेल? क्योंकि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, ज्यादा पानी को स्टोर करने के लिए उसे चाहिए होता है, और फूड को भी स्टोर करने के लिए जगह चाहिए होती है। फोटोसिंथेसिस करते हैं वो, तो इस वजह से उनको स्टोर करना होता है वेस्ट वगैरह। ठीक है। और प्लांट के पास अगर कम पानी है तो पानी को स्टोर कर सके ताकि लॉन्ग टाइम के लिए उसे यूज कर पाए। इस वजह से वैक्यूल्स बड़ा होता है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ डायग्राम भी दिया हुआ है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या क्या होता है। एनिमल सेल में देखिए, एनिमल सेल ये होता है, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी होती है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं, इसमें भी होती हैं ये सब चीजें। अब देखो वैक्यूल्स, यहाँ वैक्यूल यहाँ पे कितना बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, 70 से 80 जगह तो वैक्यूल ने ही घेरी हुई है पूरे सेल के अंदर। और यहाँ पे वैक्यूल गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वैक्यूल होता है या तो बहुत ही छोटे साइज का होगा या फिर होगा ही नहीं। ठीक है। टेम्परेरी होता है बेसिकली। ठीक है। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है, हाउ इज अ प्रोकार्योटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल? कैसे एक वो प्रोकार्योटिक सेल जो होती है वो डिफरेंट होती है यूकैरियोटिक सेल से? तो देखते हैं इसका आंसर। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल का कि मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल आर यूनिसेल्यूलर। बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो यूनिसेल्यूलर मतलब होती है। इसका मतलब यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है कि पूरा का पूरा जो उसका जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही सेल से बना हुआ है, एक ही सेल उसमें प्रेजेंट है जो सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। लेकिन यहाँ बात करिएगा यूकैरियोटिक सेल की, तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर होती है, मतलब बहुत सारी सेल्स होती हैं और उनसे बनता है ऑर्गेनिज्म। और ये सारी सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है और इन पे बेस्ड होता है उनकी साइज, शेप वगैरह। ठीक है। अब बात करें अगर प्रोकैरियोटिक सेल के साइज की, तो इसका साइज जनरली स्मॉल होता है। 0.5 से 5 यूएम, यूएम मतलब माइक्रोमीटर। ठीक है, इतना होता है इसका साइज, मतलब बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो इसका जनरली लार्ज होता है कंपेयर टू दिस। 50 से 100 माइक्रोमीटर इसका होता है, मतलब बड़ा होता है इससे कंपैरिजन में। तो ठीक है। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियर रीजन की, तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड, इतना अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं होता, नॉर्मल होता है, बहुत ही पुअरली डिफाइंड होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल के ऊपर उसकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं हम उसे, वैसे ही यहाँ पे जो न्यूक्लियस पाया जाता है सेल के अंदर, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं, उसको किसी ने बंद कर ही रखा, मतलब वो सेफ है ही नहीं ऐसे। ठीक है। और द सेल लैक्स ट्रू न्यूक्लियस, उसमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है कि वो न्यूक्लियस ही है। ठीक है, जैसे ये सेल है, अब यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस का जो उसके अंदर होता है वो प्रेजेंट है, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इस वजह से जहाँ पे ये पाया जाता है ये बड़ा ऐसा रीजन कुछ, तो इस रीजन को नाम दिया गया है न्यूक्लॉइड। ठीक है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लॉइड। ठीक है। ओके। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है, अच्छे से दिखता है हमें, एंड इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन भी बाउंडेड होती है। और ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपर्ली दिखाई देता है, प्रोकैरियोटिक के जैसे नहीं होता वो कि दिखाई ना। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है सेल के अंदर। ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जीन्स की जैसे काम करता है, जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाता है। ठीक है, वो कहता है क्रोमोसोम। तो इसमें सिंगल होता है क्रोमोसोम। और बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सेल के न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे, मतलब 2-3 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मोर देन वन। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। ये प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। ये होता क्या है, ये छोटी सी डेंस भारी बॉडी होती है जो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये राइबोसोम को बनाता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, जो मेम्ब्रेन को बाउंड करती है सेल ऑर्गेनेलीज, जैसे कि प्लास्टिड्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी सारी एब्सेंट होती है, इसमें नहीं प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। और यूकैरियोटिक में सारी सारी प्रेजेंट होती हैं, सबका फंक्शन अलग अलग होता है और सबकी शेप और साइज उस पर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें अगर, तो सेल डिवीजन अकर्स ओनली बाय माइटोसिस। सेल डिवीजन जो होता है, सेल को डिवाइड करना जब होता है, एक से जब दो सेल बनती हैं, तब इसमें माइटोसिस ही होता है। और सेल डिवीजन अकर बाय माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों से होता है इसमें। अब ये क्या होता है, तो बेसिकली माइटोसिस वो होता है जब एक सेल से दो डॉटर सेल बने, तब वो कहते हैं कि माइटोसिस होता है। और जब एक सेल से चार डॉटर सेल बनते हैं तो उसे कहते हैं कि वो मियोसिस है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो प्रोकैरियोटिक में ओनली माइटोसिस होता है और इसमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल आर फाउंड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इन दोनों में प्रेजेंट होती है। और यूकैरियोटिक सेल फाउंड होती है फंजाई में, प्लांट्स में और एनिमल सेल्स में। ठीक है, ये डिफरेंस थे इन दोनों में।
अब देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल को बाउंड रखती है वो रप्चर हो जाए, खराब हो जाए या फिर टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो क्या होगा फिर? तो इसका आंसर है, इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इज रप्चर्ड, अगर वो खराब हो गई तो सेल मर जाएगा, विल डाई। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो रेगुलेट रखती है, सही से रखती है मूवमेंट जो होती है सब्सटेंस की, अंदर और बाहर जाते हैं वो, उनकी जो मूवमेंट होती है उनको वो रेगुलेट रखती है, सही से रखती है, ठीक है, बाय डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रोसेस से। दस इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रप्चर्ड, अगर वो रप्चर हो गई, खराब हो गई, देन द सेल माइट लीक आउट इट कंटेंट, और सेल अगर अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मेन है, जो सब्सटेंस को अंदर और बाहर सेलेक्ट करके झाड़ने देती है और आने देती है, अगर वही खराब हो गई तो जो सेल के अंदर पार्टिकल्स हैं वो कंटेंट्स जो हैं वो सारे के सारे लीक हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, पूरी सेल जो है वो उस कंटेंट्स जो है वो लीक आउट बाहर आ जाएंगे और खराब हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी apparatus। क्या होगा लाइफ ऑफ सेल के अंदर जब वहां पे गोल्जी apparatus नहीं होगा? ये एक सेल ऑर्गेनेली होती है, अब इसके ना होने से सेल को क्या फर्क पड़ेगा, तो देखते हैं इसका आंसर फिर। तो इसका आंसर है, इफ देयर वाज नो गोल्जी apparatus, अगर वहां पे कोई गोल्जी apparatus नहीं होगा सेल के अंदर, देन मोस्ट एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय गोल्जी apparatus विल नॉट टेक प्लेस। कोई भी एक्टिविटी जो है गोल्जी apparatus के अंदर कोई भी टेक प्लेस नहीं होगी, ठीक है। अब वो एक्टिविटी कौन कौन सी है, तो मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी apparatus आर ऑफन कनेक्टेड टू ईआर। जो मेम्ब्रेन होती हैं, मेम्ब्रेन्स मतलब जो मेम्ब्रेन बाउंडेड रखती हैं गोल्जी apparatus को, वो कनेक्टेड रहते हैं बेसिकली ईआर से। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहती हैं, और वो कलेक्ट करती हैं उसके पास से सिंपलर मोलिक्यूल्स, कुछ मोलिक्यूल्स सिंपलर जो होते हैं वो कलेक्ट करती है और कंबाइन करती है उनको बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। मतलब उन्होंने सिंपल मॉलिक्यूल कलेक्ट किए उनसे और बाद में उनको बनाया उन्होंने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, देन दे देन पैक्ड इन स्मॉल वेसल्स एंड आर आइदर स्टोर्ड इन अ सेल, और बाद में वो स्टोर कर लेती है सेल के अंदर उसको, बाद में सेंट आउट एज पर द रिक्वायरमेंट, और उसको भेजते रहते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है सेल को भेजते रहती है वो। दस इफ द गोल्जी apparatus इज absent, और क्योंकि गोल्जी अगर एबसेंट हो गई सेल के अंदर, तो ये प्रोसेस जो है स्टोरेज की, फिर बाद में मॉडिफाई करने की, पैक करने की, वो सब नहीं हो पाएंगी, प्रोडक्ट्स की पॉसिबल नहीं होंगी, ठीक है। जैसे ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर क्या बनता है, इसके अंदर प्रोटीन्स बनाते हैं और लिपिड्स बनाते हैं, बाद में गोल्जी apparatus से जो कनेक्ट होती है मेम्ब्रेन, वो उन्हें मॉडिफाई कराती है। मॉडिफाई मतलब बदलना, ठीक है, मतलब कि उसने सिंपलर मॉलिक्यूल को कलेक्ट किए, बाद में उससे वो मॉडिफाई कराती है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में चेंज करके, उसके बाद उन्हें वो पैक करके सेल के अंदर या बाहर भेज देता है जैसी रिक्वायरमेंट होती है सेल को, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन का ये होता है, द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनाती है फ्रॉम सिंपलर शुगर्स विल नॉट बी पॉसिबल एज थिन एज दिस टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन गोल्गी। तो जो फॉर्मेशन होता है, बनता है कॉम्प्लेक्स शुगर सिंपल शुगर से जो कि आता है ईआर से, वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं गोल्गी एपरेटस में, वही इन चीजों को करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है, द गोल्जी एपरेटस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये लाइसोसोम की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है, और पैरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम वो होते हैं जो डाइजेस्ट वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको डाइजेस्ट करते हैं, उनके पास एंजाइम्स होते हैं उनसे, और सेल को क्लीन रखते हैं, और अगर ये चीजें नहीं होगी तो क्या कैसे सेल चलेगा, और क्या नहीं होता, पैरोक्सिसोम्स, ये बेसिकली वो होती हैं जो ब्रेक डाउन करती हैं, तोड़ देती हैं हार्मफुल सब्सटेंस को जो सेल के अंदर आ जाते हैं। दस इफ द गोल्जी बॉडी इज एब्सेंट इन सेल, इस वजह से गोल्जी अगर एब्सेंट होगी सेल में, तो इन चीजों की सिंथेसिस मतलब ये भी, इनकी जो फॉर्मेशन है वो भी पॉसिबल नहीं होगी सेल में, और सेल क्लीन भी नहीं रहेगी उसकी वजह से फिर, और ना ही उनमें वेस्ट मटेरियल साफ हो पाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन,
विच ऑर्गेनली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल बाय, कौन सी ऑर्गेनली सेल के अंदर होती है जो पावर हाउस ऑफ सेल कहलाती है और क्यों कहलाती है? तो देखते हैं इसका आंसर फिर। इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्रिएट एनर्जी फॉर सेल, ये क्रिएट करती है एनर्जी सेल के लिए। जब तो हम भाग पाते हैं, दौड़ पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं, कोई भी एनर्जी, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है सेल के अंदर। एंड दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एनर्जी फॉर द सेल इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जो प्रोसेस होते हैं जिससे एनर्जी बनती है सेल के अंदर, उस प्रोसेस को कहा गया है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मोस्ट केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब कि एनर्जी फॉर्मेशन के प्रोसेस में, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनते हैं, अकर होते हैं। The energy required for various chemical activities needed for life is released by a mitochondria in form of ATP। जो बहुत सारी हमें एनर्जी चाहिए होती है केमिकल एक्टिविटीज करने के लिए, तो वो बनाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की फॉर्म में, जो हमें एनर्जी देती है। यहाँ पे अगर पूरा सेल है और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर रिलीज होता है केमिकल, वो होता है एटीपी। ठीक है, मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फॉर्मूला मोलिक्यूल, ये फॉर्मूला, ये जो होता है एटीपी मोलिक्यूल, ये फॉर्म होता है। फॉर दिस रीजन माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि ये मोलिक्यूल जो है ये हमारी बॉडी में एनर्जी बनाता है, और एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल के लिए। ओके, नेक्स्ट है विच डू where do the lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized? कहाँ पे लिपिड्स जो होते हैं और प्रोटीन होते हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं सेल को, मेम्ब्रेन को, और कहाँ पे वो सिंथेसाइज्ड होते हैं, बनते हैं? तो जो लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं वो बनते हैं सेल के अंदर, कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ER के अंदर। ये ऑर्गेनली होती है जहाँ पे प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं वो बनते हैं। अब इसके भी दो होते हैं, ER के भी दो टाइप्स होते हैं, SER और RER। ठीक है, अब SER क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग करने में लिपिड्स को, लिपिड्स इन द सेंस फैट्स वगैरह जो होते हैं उनको बोलते हैं लिपिड्स। ठीक है, ये हेल्प करता है इसको बनाने में, स्मूथ होता है सरफेस का, सो बोला है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट होता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पास पार्टिकल्स होते हैं जो अटैच्ड होते हैं इसके सरफेस पे, उसको कहते हैं राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स ऐसे साइट है जहाँ प्रोटीन बनते हैं। जैसे कि ये पूरा सेल है, यहाँ प्रेजेंट होगा ER, इसके अंदर क्या होता है? RER होता है। उसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन को बनाते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स को हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स भी कहते हैं, इस वजह से बोलेंगे कि ये प्रोटीन को बनाते हैं। नेक्स्ट है हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? अमीबा जो होता है अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करता है? तो अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। जो जहां से वो प्रोसेस होती है जिससे वो फूड ऑब्टेन करती है, उस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। The flexibility of cell membrane enables the cell to engulf the solid particles of food। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हमें पता है कि जो सेल की बाउंडेड जो होती है सेल मेम्ब्रेन, वो फ्लेक्सिबल होती है, इस वजह से सेल वॉल जो होती है वो उससे रिजिड बनाती है। अब बात हो रही है अगर सेल मेम्ब्रेन की, तो वो फ्लेक्सिबल होती है और वो सेल को इनगल्फ मतलब अंदर जो आने में सॉलिड पार्टिकल्स को वो अलाउ करती है अपने बाहर वाले एनवायरमेंट से। अब जैसे ये सेल था, यहाँ कोई सॉलिड पार्टिकल आया, उसने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से अपना मुड़ गया वो, ठीक है, अब मुड़ गया तो वो उसको अपनी जो ये वाली वो थी बॉडी, उसको आगे आगे ले आएगा, आगे आगे लेके आगे उसको बंद कर लेगा, वो ऐसे ऐसे वो ले आया, अब उसको ऐसे बंद कर लेगा। अब पूरी बॉडी बन गई उसकी, अब वो अंदर गया और सॉलिड पार्टिकल जो है वो अंदर आएगा। ठीक है, उसे बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल में गया। ठीक है, सेल इनगल्फिंग फूड पार्टिकल, ये सेल जो है वो इनगल्फ कर रहा है फूड पार्टिकल को, ऐसे करता है वो। ठीक है, दिस इज हाउ अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या होता है? तो देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन
to region of low concentration through a selectively permeable membrane is called osmosis. जब कोई सेल के अंदर और बाहर कोई वाटर का मॉलिक्यूल जाए अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक, अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक वो जाए अगर, तो बोलेंगे कि उसे कि वो क्या है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है। अगर वो सेलेक्टिवली परमे मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है तो कहेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल है तो ही कहेंगे कि वो ये है। इट इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस होता है, ठीक है, वेयर द मीडियम इज वाटर, जहाँ पे मीडियम क्या होता है, वाटर। इसके लिए एक नया टर्म बनाया गया वाटर के लिए, ऑस्मोसिस। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मीडियम सराउंडेड द सेल, अगर मीडियम जो है वो सराउंडेड है द सेल से एंड हैज द हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन द सेल, सेल के अंदर अंदर जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की, तो सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा, देन द सेल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, देखो क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, अब यहाँ पे हाई वाटर है, लो सोल्यूट है, बाहर क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने ग्लास लिया, इसके बाहर हमने कोई भी सोल्यूशन डाल दिया जहां पे जो वाटर है वो हाई है और सोल्यूट कम है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नमक के पार्टिकल्स डाल दिए, वो कम पार्टिकल्स डाले हमने नमक के, ठीक है, और पानी जो है वो ज्यादा है। अब इसके अंदर हमने डाल दिया एक सेल जिसके अंदर जो पानी है उसका कॉन्सेंट्रेशन लो है और सोल्यूट हाई है, मतलब नमक ज्यादा है उसके अंदर और पानी बहुत कम है। तो क्या होगा, सेल जो है वो पानी को ले लेगा अंदर, क्योंकि पानी का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है और वो अंदर आ जाएगा क्रॉस करके सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन को, और अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे आ जाएगा अंदर, ठीक है। दिस इज हाउ मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल टेक प्लेस। ओके, नेक्स्ट है नाइन्थ, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। टेक 4 पील्ड पोटैटो, हमें एक्टिविटी करनी है, हमें 4 पील्ड पोटैटो लेने हैं, हाफ्स, एंड स्कूस ईच वन ऑफ आउट टू मेक पोटैटो कप्स, हमें उसमें स्कूप करना है पोटैटो के कप्स बनाने के लिए। वन ऑफ दिस पोटैटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम बॉइल्ड पोटैटो, और एक जो होगा उसमें से बना होगा बॉइल्ड पोटैटो से, मतलब कि पहले हमने उसे बॉइल कर लिया, ठीक है, कुकर में, और बाद में वो बन गया बॉइल्ड पोटैटो, ठीक है। पुट ईच पोटैटो कप इन अ थ्रो कंटेनिंग वाटर, हमें सारे के सारे पोटैटो को एक थ्रो मतलब बर्तन में डालना है जिसमें पानी होगा। बाद में हमें करना है कीप कीप कप ए एम्प्टी, हमें कप ए को खाली रखना है। सेकंड बोल रहा है पुट 1 टीस्पून शुगर इन कप बी, हमें 1 टीस्पून शुगर डालनी है, 1 चम्मच शुगर डालनी है कप बी में, ठीक है। बाद में 1 चम्मच नमक डालना है कप सी में, और बाद में लास्ट वाले में एक शुगर डालनी है टीस्पून, जो कि बॉइल्ड वाला पोटैटो था कप डी में। ओके, देन क्या करना है, कीप दीज फॉर 2 आवर्स, बाद में हमें 2 घंटे के लिए रख देना है उन्हें। देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटोज, बाद में हमें उन चारों पोटैटो को ऑब्जर्व करना है। तो फर्स्ट है क्वेश्चन कि बताओ, एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी, हमने क्यों पानी को रखा है होलोड पोर्शन में बी और सी में। सेकंड पूछ रहा है कि वॉइस पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, क्यों पोटैटो जो ए था वो नेसेसरी था इस एक्सपेरिमेंट में। थर्ड है एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी, और बताओ कि वाटर को हमने क्यों नहीं गैदर किया होलोड पोर्शन में ए और डी वाले कप के अंदर। तो देखते हैं इसका आंसर। तो ये सारे कप्स बनाए थे हमने, इसके अंदर फर्स्ट वाला है वाटर गैदर इन द होलोइड पोर्शन ऑफ सेट बी एंड सी बिकॉज वाटर एंटर द पोटैटो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि अंदर जो है कॉन्सेंट्रेशन वो लो है पानी का, और बाहर जो है बी और सी में ज्यादा पानी है, तो इस वजह से जो पानी होगा वो अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेगा ऑस्मोसिस की प्रोसेस से, क्योंकि अंदर पानी कम है और शुगर ज्यादा है इस वजह से, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, देन द वाटर इनसाइड मूव इनसाइड बाय ऑस्मोसिस, हेंस वाटर गैदर इन अ होलोड पोर्शन ऑफ कप बी, इस वजह से सारा का सारा पानी जो है वो आ गया होलोड पोर्शन ऑफ पोटैटो कप में, ठीक है, बी और सी में। सेकंड है पोटैटो ए इन द एक्सपेरिमेंट एक्ट एज अ कंट्रोल सेटअप,
जो पोटैटो ए है वो एक्ट कर रहा है कंट्रोल सेटअप जैसे, ठीक है, बिकॉज कप ए इज एम्प्टी, जो कप ए है वो खाली है पूरा अंदर, ठीक है, कुछ नहीं डाला हमने, ना ही शुगर ना ही सॉल्ट। इट इज कंट्रोल सेट, सॉरी, नो वाटर गैदर इन द होलोड पोर्शन ऑफ पोटैटो ए, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कुछ था ही नहीं, ना ही सॉल्यूट है ना ही सॉल्वेंट है, इस वजह से कोई भी पानी जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, water does not gather in the hollowed portion of potato A because potato A is empty. It is control setup of an experiment, ठीक है। water is not able to enter potato D. potato D में क्यों नहीं आया, अब उसमें तो हमने बॉइल्ड पोटैटो किया था और शुगर डाला था, इस वजह से तो उसमें इस वजह से नहीं आया क्योंकि boiling denatures the proteins present in the cell membrane and thus disrupts the cell membrane. जो बॉइलिंग करने के बाद में प्रोटीन प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो डिस्टर्ब करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। फॉर ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के लिए एक सेमी परमियर मेम्ब्रेन जरूरत में होती है, रिक्वायर्ड होती है, विच इज डिसरप्टेड इन दिस केस, इस केस में वो डिसरप्टेड है, नहीं है, देयर फोर ऑस्मोसिस विल नॉट अकर, हैंस वाटर डज नॉट एंटर द बॉइल्ड कप पोटैटो। हमने पोटैटो को बॉईल कर दिया, इसके बाद क्या हुआ, पोटैटो की सेल मेम्ब्रेन जो थी, उसकी सेल के अंदर जो सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन बाउंड रखती थी उसको, वो डैमेज हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, इस वजह से सेमी वेपर में मेम्ब्रेन ज़्यादा देर तक नहीं रही, वो ख़त्म हो गई, इस वजह से ऑस्मोसिस जो है वहाँ पे अगर नहीं होगा, क्योंकि पोटैटो के अंदर जो बॉइल्ड पोटैटो है उसके अंदर नहीं है, और हमें अगर ऑस्मोसिस करवानी है तो सेमी परमियर मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। दैट्स ऑल दिस क्वेश्चन सेज। अब देखते हैं नेक्स्ट। देन है टेंथ, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। कौन सी टाइप की सेल डिवीजन जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है ग्रोथ में, जब बढ़ रहा होता है कुछ, उस टाइप में, उस टाइम में कौन सी सेल डिवीजन होती है, और जब रिपेयर हो रही होती है बॉडी तब कौन से गैमेट की फॉर्मेशन होती है। तो देखते हैं इसका आंसर फिर, ये लास्ट है और इसका आंसर है, देर आर टू वेज इन सेल डिवाइड्स, यहाँ पे दो वेज होते हैं जहाँ पे सेल जो होती है वो डिवाइड होती है। फर्स्ट इज माइटोसिस एंड सेकंड इज मियोसिस। माइटोसिस इज टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज इन्वॉल्व इन ग्रोथ ऑफ रिपेयर ऑफ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। क्या होता है, जो माइटोसिस होता है जहां पे सेल डिवाइड होता है, वो क्या करता है, वो इन्वॉल्व होता है ग्रोथ में, ग्रोथ जब होती है और रिपेयर होती है बॉडी तब ये वाला सेल डिवीजन यूज होता है। जबकि जो मियोसिस होता है वो रिजल्ट देता है जब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो रही होती है तब, ठीक है। तो बेसिकली जब माइटोसिस तब होती है जब सेल डिवीजन हेल्प करता है, बॉडी को ग्रो होने में हेल्प करती है जो, और रिपेयर करती है डैमेज पार्ट को। और माइटोसिस इज टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट फॉर्म सेक्स सेल्स, गैमेट जैसे बोलते हैं, जैसे स्पर्म हो गया, एग वगैरह हो गया, उसकी हेल्प से मेयोसिस जो होती है ये काम करती है, ठीक है। बेसिकली माइटोसिस इज इक्वल टू ग्रोथ एंड रिपेयर एंड मेयोसिस इक्वल टू मेक्स गैमेट्स, ठीक है। ये लास्ट था, चैप्टर 1 ऑफ बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मैं ऐसी वीडियोस रोज लाती रहूँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।